Hello and welcome viewers to a special episode of Frankly Speaking. And joining me tonight is Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Mr. Manoj Sinha. नमस्कार मनोज सिन्हा जी, और फ्रैंकली स्पीकिंग पर मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज सिन्हा जी, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, कश्मीर के और कई लोगों के आंसू थम नहीं रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में क्षति हुई है और ये क्षति कश्मीरी पंडित्स, कश्मीरी हिंदूज की हुई है और इससे एक भय का माहौल, एक फियर का एटमॉस्फेयर बन गया है जम्मू और कश्मीर में। बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सिक्योरिटी को लेकर है। मनोज सिन्हा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या सिक्योरिटी की जो असेसमेंट है उसमें कुछ अलग आपने देखा है? नहीं, ये सही है कि पिछले 3-4 दिनों में कुछ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। मैं मृतकों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं कहूं कि एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, इनोसेंट और टारगेटेड किलिंग। और मुझे लगता है कि जो तत्व इसमें लिप्त हैं या संलिप्त हैं, पिछले 1.5-2 वर्षों में जिस रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल रहा था, शांति के, विकास के, समृद्धि के, वो उन्हें रास नहीं आ रहा है। और इसके कारण इसको डिसरप्ट करने की ये साजिश है। कुछ यहां भी हैं, कुछ इनके आका उस पार भी बैठे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के ने परिजन खोया है और जिनके आंसू बहे हैं, जिनके परिजनों के, उसकी भारी कीमत इन लोगों को चुकानी पड़ेगी। ये सच है कि ये घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और मैं इसे स्वीकार करता हूं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ के हर एक नागरिक के जान माल की हिफाजत हम करें। थोड़ा ट्रेंड में एक बदलाव किया है और साफ टारगेट चूज करना और उन्हें एलिमिनेट करना। कुछ नए प्रकार के लोग इस काम को कर रहे हैं। फोर्सेस के साथ, पुलिस के साथ, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ एक व्यापक चर्चा करके रणनीति हम सब ने बनाई है। और मैं कहना चाहता हूं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा और जहां भी होंगे खोज के लाया जाएगा और कानून के हवाले नहीं बल्कि पूरी जवाबदेही से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मनोज सिन्हा जी, आपने कहा सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढने की एक नई कवायद है। मैं पूछना चाहती हूं कि कल जो हुआ, एक स्कूल के अंदर घुसकर और जिस तरह से आईडीज देखे गए, मुसलमानों को अलग किया गया और एक तरफ हिंदुओं, सिखों को अलग किया गया, सतिंदर कौर और दीपक चांद को आइडेंटिफाई किया गया और उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। मैं जानना चाहती हूँ, क्या सिक्योरिटी एजेंसीज और आपकी जितनी वहाँ पुलिस फोर्स है या आर्मी के पर्सनल है, ये एक टारगेटेड एफर्ट जो है हिंदूज को टारगेट करने का, जिसके रिस्पांस में आज एक बड़ा जुलूस भी निकला, प्रोटेस्ट भी हुआ, सिखों ने जवाबदेही कही है और बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये 1990 का दशक फिर नजर आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, असेसमेंट क्या है और फाइट बैक आपने कहा, लेकिन ये फाइट बैक होगा कैसे? 2 बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं कि जो लोग यहाँ के माहौल को खराब करना चाहते हैं कम्युनल आधार पर, उसमें फंसने की जरूरत नहीं है। यहाँ की आवाम इसके पक्ष में नहीं है और मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं न कहीं मिस इन्फॉर्मेशन हुई है। जो आपने बताया कि वहां से चिन्हित करके 2 लोगों को निकाला गया, तथ्य थोड़ा उसके विपरीत है। ये सच है
कि जिन 2 लोगों को मारा गया उसमें एक सिख महिला थी जिनकी उम्र 45-46 साल थी, दूसरा दीपक नाम का एक नौजवान था जो जम्मू का रहने वाला था। लेकिन ये कुछ लोग बढ़ा चढ़ा करके कह रहे हैं कि लाइन में खड़ा करके पूछा और चिन्हित करके निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुझे जानकारी है, वो जो लेडी प्रिंसिपल थी, उनकी रेकी इन लोगों ने किया था, इन सबों ने किया था। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये सच है कि उन्हें ही टारगेट किया गया है, लेकिन इसको कम्युनल कलर देना मुझे लगता है उचित नहीं है। ये हमारे विरोधियों की साजिश है। जो लोग यहाँ अमन चैन नहीं चाहते हैं वो इस साजिश को चला रहे हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ दिनों में जो सिविलियंस की किलिंग हुई उसमें आप देखें तो 20-21 मुसलमान भी मारे गए। इधर हाल की जो घटनाएं हैं जिनकी चर्चा हम सब करें, उसमें सच बात है कि स्कूल प्रिंसिपल, अब अगर उस स्कूल प्रिंसिपल के बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो अपनी तनख्वाह का एक मेजर हिस्सा वो सामाजिक कामों में खर्च करती थी, गरीब लोगों की मदद में खर्च करती थी और बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए शिक्षा देने का काम करती थी। ऐसे इनोसेंट महिला की हत्या करना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा क्रूर चेहरा और मानवता का इससे बड़ा दुश्मन कोई हो नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो श्रीनगर शहर में घटना हुई, वो भी सच है कि ये सेलेक्टिव किलिंग है और ये हम सबके ध्यान में है। लोगों की सुरक्षा कैसे करनी है और जो लोग यहां से या बाहर से इस को चला रहे हैं उनका जवाब कैसे देना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी टेलीविजन चैनल पर बैठ करके नहीं बताई जा सकती हैं। मुझे लगता है कि आप इस बात को जरूर समझ रही होंगी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये 1.25 करोड़ लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है और वो व्यवस्था हम करेंगे। उन लोगों के कंसर्न को आप क्या कहेंगे जो कह रहे हैं कि कुछ महीनों से, चाहे वो राकेश पंडिता हों, अजय पंडिता हों या फिर माखनलाल बिंद्रू जी हों या सुखविंदर कौर हों, सतिंदर कौर हों या दीपक चांद हों, टारगेटेड किलिंग है और अब जो है हिंदू अपने आप को महफूज नहीं समझते हैं कश्मीर में, ऐसी कई आवाज़ें उठ रही हैं। और फिर 1990 की जो बात हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि सरकार क्या इन लोगों को आश्वासन दे सकती है कि उनकी जानें इस कदर खतरे में नहीं है जिस तरह के फियर और डर उनके मन में उतरता चला जा रहा है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि इसको इस लाइन पर ले जाने की जरूरत नहीं है। पीछे की घटनाओं का जो जिक्र आपने किया है, जैसे कांस्टेबल की हत्या, उसकी जांच हो रही है, उसके बारे में कोई राय बना लेना मुझे लगता है उचित नहीं है। और जो बीजेपी नेता की हत्या हुई थी उसके तथ्य भी हम सबको सही तथ्य मालूम है। हाँ, इसलिए वो कांस्टेबल की जो मौत हुई है उसको इससे जोड़ना ये उचित नहीं है। और उनके परिजनों को निश्चित रूप से उनको भी उतना ही कष्ट हुआ होगा। लेकिन ये जो हाल की घटनाएं, ये ठीक है, ये सेलेक्टिव किलिंग है, टारगेटेड किलिंग है और ये हम सबके ध्यान में है। लेकिन मैं वैली में रहने वाले, चाहे वो माइनॉरिटी के जो लोग हैं या वो कश्मीरी पंडित हों, हिंदू हों या सिख हों, और उसके अलावा भी सामान्य मुसलमान भी है, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, खास तौर से किसी प्रशासन का प्राथमिक दायित्व मैं मानूं कि राष्ट्रीय कर्तव्य है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना, और वो हम जरूर करेंगे। ऐसी व्यवस्था हम जरूर बनाएंगे। जो भी हमारे सिस्टम में अगर कहीं भी लैप्स होगा तो उसको ठीक करेंगे। और हम आश्वस्त करना चाहते हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, चीजें पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाएंगी और जल्द आ जाएंगी। एक रोड साइड वेंडर थे, नॉन लोकल थे, वीरेंद्र पासवान जी, जो भागलपुर बिहार से हैं, जिनका लोगों के बारे में ये कहना है कि उनके पास शायद परिवार के पास पैसे भी नहीं हैं कि वो डेड बॉडी को घर ले जा सकें। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक तरफ मोहम्मद शफी लोन है, वो भी सिविलियन है। ये पहले टारगेट हुआ करता था सिक्योरिटी एजेंसीज, सोल्जर, जवान्स पर, अब ये हटकर सिविलियंस पर जो टारगेट होना शुरू हुआ है, ये क्या
टेररिस्ट आतंकवादियों का चेंज इन टैक्टिक्स है, इसका सपोर्ट जो ओवर ग्राउंड वर्कर्स एक बार आइडेंटिफाई हुए थे ये हैं, या कोई नया उन्होंने एक ब्लूप्रिंट बनाया है जिसके तहत वो कहीं ना कहीं डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं कश्मीर में? इन सब के बारे में आपकी खुद की क्या असेसमेंट है? नहीं, कुछ असेसमेंट मैं जरूर बता सकता हूं, लेकिन कुछ असेसमेंट है जो शेयर नहीं किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा कि ये टारगेटेड किलिंग है और नैरेटिव सेट करने के लिए किया जा रहा है। और निश्चित रूप से पिछले 2 सालों में जो कुछ यहाँ हुआ है, जिस तरह की शांति आई है, जिस तरह से विकास के काम हो रहे हैं, जिस तरह से टूरिस्ट आया है पिछले कुछ महीनों में, अगर मैं आंकड़ा बताऊं तो जुलाई में 10.5 लाख लोग आए, अगस्त में 11,28,000 लोग आए और सितंबर महीने में 12.5 लाख से ज्यादा लोग आए। तो यहाँ के लोग भी ये चाहते हैं कि टूरिज्म बढ़े, शांति रहे, विकास के काम हो। लेकिन उस पार जो आका बैठे हैं इन आतंकवादियों के, उनको ये बात निश्चित रूप से उनके गले के नीचे नहीं उतर रही है और इसलिए वो इसे डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको इसी तरह से देखना चाहिए। वीरेंद्र पासवान जी की दुखद हत्या हुई है, उनके परिजनों के प्रति हमारी संवेदना है और जो कुछ चलाया जा रहा है उसमें मैं समझता हूं कि थोड़ा तथ्य से परे है। उनकी पूरी सहायता प्रशासन कर रहा है और जम्मू कश्मीर प्रशासन संवेदनशील ढंग से पासवान जी और उनके परिजनों की चिंता करेगा। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से देश को, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक हो इसके लिए जो भी प्रयास करने वो किए गए हैं यहाँ भी, और मैं समझता हूं कि केंद्रीय भारत सरकार के स्तर पर भी, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में देश भी परिणाम देखेगा और आप भी देखेंगे। मनोज सिन्हा जी, कल रात को ही अनंतनाग में सीआरपीएफ ने एक सिविलियन की गोली मारकर हत्या की। कुछ इस तरह का शक शुबा था कि नंबर प्लेट नहीं है और भागने की कोशिश है, शायद आतंकवादी हो, और इस पर काफ़ी टिप्पणियां हुई हैं सियासी तौर पर। महबूबा मुफ्ती जी ने इसे नीजक रिएक्शन कहा है और उमर अब्दुल्ला जी ने भी क्रिटिसाइज किया है कि अब फिर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो ट्रिगर हैप्पी हो जाएंगे। कंसर्न है कि कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज डिफेंसिव पर होकर इस कदर के स्टेप्स उठा रही है क्या? ये सवाल उठाया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, पीडीपी ने भी। मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूं। एक तो मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि इसको राजनीति का विषय कोई न बनावे। ये सेंसिटिव मुद्दा है और सिक्योरिटी कंसर्न को उसी तरह से देखने की आवश्यकता है। हाँ, ये सच है कि ऐसी परिस्थिति में अगर बिना नंबर की गाड़ी जा रही है, पुलिस नाके पर चेकिंग लगातार हो रही है, एक तरफ सामान्य लोगों की जान भी बचानी है, तो इसके लिए भी तो कार्रवाई करनी है। और बिना नंबर की गाड़ी अगर जा रही है तो स्वाभाविक रूप से सिक्योरिटी एजेंसीज को शक होगा। और ये इंस्ट्रक्शन बड़ा साफ है कि किसी इनोसेंट की किलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप खुद समझिए कि कोई बिना नंबर की गाड़ी जा रही है, उसको रोका जा रहा है नाके पर, और तेज स्पीड में अगर गाड़ी आगे बढ़ेगी तो फोर्सेस क्या करेंगी? वो टारगेट करके नहीं मारा गया था, गाड़ी पर उन्होंने गोली चलाई थी, गाड़ी पंचर करने के लिए। और ये जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति वहां मृतक पाया गया, 600-700 मीटर दूर जाकर के गाड़ी रुकी, ड्राइवर फरार था, वो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद तथ्य सामने आ जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगा। मनोज सिन्हा जी, लोगों ने फिर सवाल उठाए हैं और इस वक्त आप शायद सियासी सवालों पर बचना मुश्किल समझेंगे, क्योंकि शशि थरूर जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बीजेपी की जो पूरी कश्मीर पॉलिसी है उस पर उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया है कि 5 अगस्त जब 2019 में 370 का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद यहाँ शांति मुहैया कराने का एक वादा किया था आपने देश से, और वो शांति मुहैया नहीं हो रही। लोगों की सिक्योरिटी में सेंध कहीं ना कहीं पाया जा रहा है
ऑपोजिशन पार्टीज इस वक्त सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सही स्टेप था इस वक्त कश्मीर के लिए। इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? मैं बहुत सीधी बात आपसे करता हूं। शशि थरूर जी एक पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन हैं। पिछले दिनों कश्मीर आए थे, मुझसे उनकी मुलाकात हुई थी, विस्तृत चर्चा हुई थी। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनके ट्वीट को पढ़िए और जरा देश के सामने उसको रख दीजिए। उन्होंने खुद ही एक बात कही थी कि स्थिति काफी बेहतर हो गई है। हाँ ठीक है, एक दो घटनाओं को लेकर के मैं समझता हूं कि पूरी नीति पर सवाल उठाना या 2 साल की शांति पर सवाल उठाना ये उचित नहीं है। हम तो इन 2 घटनाओं के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानते हैं और पूरी जिम्मेदारी से इस स्थिति को बदलने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है वो पूरी तरह से नियंत्रण में है, एक अच्छी स्थिति है। आप क्राइम के डेटा देख करके बता सकती हैं एनसीबी के। और दूसरी बात, 2 घटनाएं हुई हैं और इनसे भी हम निपटेंगे और अच्छे से निपटेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है और हमको पूरा भरोसा है अपने आर्मी के बहादुर जवानों पर, पैरामिलिट्री फोर्स के बहादुर जवानों पर और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर, जिनकी एक हिस्ट्री रही है शहादत की। देश के लिए, यहाँ की शांति और सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की कभी चिंता नहीं की। यहाँ अमन चैन हो इसकी बराबर चिंता की है। और ये स्वाभाविक है कि ऐसे समय कुछ लोग जो बहुत दिनों से चुप थे वो भी बोलने लगे हैं। लेकिन मैं ऐसी किसी घटना का जिक्र नहीं करना चाहता हूं जो पिछले दिनों क्या क्या हुआ है। मुझे लगता है आप भी जानती हैं, देश भी जानता है। मनोज सिन्हा जी, सवाल ये भी उठता है कि ये सिर्फ सियासी बातें हैं। लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस वक्त, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित के वापस आने की बात हो रही है, उनके लिए घर और उनके लिए रोजगार मुहैया कराने की बात की जा रही है, क्या इस वजह से आतंकवादियों को लगता है कि ये जो काम चल रहा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का, ये कहीं ना कहीं रोक दिया जाए? और इसमें आप सिर्फ समझते हैं कि जितने आका हैं वो बॉर्डर के उस पार हैं या यहाँ से भी मदद है उनको? मैंने पहले ही, आप जो बात अभी कह रही हैं, मैंने पहले ही कहा कि ये नैरेटिव चेंज करने की एक कोशिश है। श्रीनगर में घटना करिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में उसकी चर्चा होगी। सबसे सॉफ्टेस्ट टारगेट पकड़िए, मुझे लगता है कोई मेहनत भी नहीं है और फिर वो नेशनल न्यूज बनेगी। और ये सच है, जिन बातों का आपने जिक्र किया है, स्वाभाविक रूप से ये बात उन लोगों को रास नहीं आ रही है कि यहाँ शांति हो, यहाँ विकास हो, यहाँ संपन्नता आवे। और जिन कदमों की आपने बात की है वो कदम सोच समझ के उठाए गए हैं और इन घटनाओं से वो कदम पीछे नहीं लिए जाएंगे, पूरी दृढ़ता के साथ मैं कहना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि ये ठीक है कि उस पार हो, उनका समर्थन करने वाले कुछ लोग यहां भी हैं। तो मैं पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं, जो टेरर और टेरर फंडिंग और इस तरह का इकोसिस्टम चला रहे हैं, उनको जड़ से समाप्त करना, ये इस सरकार की नीति है, दिल्ली से लेकर के और श्रीनगर तक। और मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग पीस, वी आर गोइंग टू एस्टेब्लिश पीस परमानेंटली हियर। पीस खरीदने में हमारा भरोसा नहीं है, हम यहाँ पीस स्थापित करना चाहते हैं और निश्चित रूप से करेंगे। मनोज सिन्हा जी, महबूबा मुफ्ती जी ने यह भी आरोप लगाया था कि सईद शाह गिलानी, जिन्हें एक बहुत बड़ा एक ऐसा सिंबल माना जाता था कि बॉर्डर पार के आका उनके थ्रू ऑर्डर भेजते थे कश्मीर में, और उनकी मौत के बाद महबूबा मुफ्ती जी ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ज़बरदस्ती आपकी सरकार ने उनको दोबारा हाउस अरेस्ट में रखा और ये आप हर वक्त आपका यही कदम होता है कि हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, पीएसए लगा दिया जाए, जो आपने अगस्त 5 2019 में भी किया था। इस क्रिटिसिज्म का क्या जवाब है? मैं
बाकी लोग क्या कहते हैं इस पर प्रतिक्रिया देने नविका जी मैं आपके सामने नहीं बैठा हूं। जहां तक गिलानी की मृत्यु का सवाल है, जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरे सम्मान से हुए, उनके परिजन थे, उनके रिश्तेदार थे, और मैं समझता हूं कि उसमें कोई प्रशासन ने व्यवधान नहीं पैदा किया। हाँ, कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, मुझे लगता है कि उन आशंकाओं को खारिज करने में हम प्रशासन सफल रहा। मैं पूछना चाहती हूं कि सीआईडी इंस्पेक्टर परवेज अहमद दर, जिनको जून में इस साल गोली मारकर जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके पड़ोसी ने ही शायद उन्हें मौत के घाट उतारा था और वो उनकी आखिरी वक्त की फ्यूनरल में भी शामिल थे। तो ये क्या एक चेंज इन अप्रोच है, और क्या इस स्ट्रैटेजी के बाद जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि हम टारगेटेड टेररिस्ट को अटैक करेंगे, ना कि सिर्फ ओवरग्राउंड वर्कर्स का के मालूमात इकट्ठा करेंगे, क्या ये पॉलिसी आपकी सफल हो रही है, या ये रीसेंट स्पेट ऑफ अटैक्स के बाद दिस पॉलिसी नीड्स अ रीलुक? ऐसे केसेस में कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं होती है। पॉलिसी बराबर जरूरत के हिसाब से बनाई जाती है, और वो जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेस मिलकर के कर रही हैं। हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसीज भी उसमें सहयोग कर रही हैं, और मुझे लगता है कि जो घटनाएं पहले हुई हैं उसकी तह तक, जड़ तक पुलिस पहुंची, कार्रवाई की, और जो कार्रवाई कानून के दायरे में थी वो सब की जा चुकी है, और कोई इसमें बचेगा नहीं। जो हाल फिलहाल की घटना है उनमें भी। मनोज सिन्हा जी, अफगानिस्तान में तालिबान पावर में आई है, इसके बाद हमारे ज्योग्राफिकल रीजन अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर जो चाइना का सपोर्ट है, कश्मीर के लिए ये चैलेंज कितना बड़ा है, और क्या ये रीसेंट स्पेट ऑफ किलिंग्स जो हैं सिविलियंस की, इसका कोई तालिबान अफगानिस्तान से भी कोई रिश्ता है? मुझे लगता है कि उस चुनौती को हम सब समझते हैं, भारत सरकार भी समझती है और यहाँ का प्रशासन भी समझता है। उस दृष्टि से जो इंतजामात करने हैं वो किए जा रहे हैं। आवाम यहाँ की जरूर, मैं कहना चाहता हूँ कि खास तौर से यहाँ की महिलाएं वहाँ के बहुत सख्त खिलाफ हैं। हाँ, कुछ तत्व जो राष्ट्र विरोधी हैं, जो ऐसी हरकतों में लिप्त रहे हैं, उनके मनोबल में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ऐसी चुनौती हमें नहीं दिखाई पड़ रही है जिस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना नहीं किया जा सकता है। मनोज सिन्हा जी, लेकिन सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली शाह गिलानी के डेथ के बाद गजवा-ए हिंद के पोस्टर सारे कश्मीर में देखे गए थे, और कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो गजवा-ए हिंद की बात उस वक़्त कही गई थी, इसका सपोर्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान से ज़रूर हो सकता है। इनको कितनी सपोर्ट है ज़मीन पर, इसका क्या आकलन है आपका और सिक्योरिटी एजेंसीज का? नहीं, अब नविका जी मैं क्षमा चाहूंगा, अब ये सब आकलन टेलीविजन पर बताने के लिए नहीं होता है, लेकिन आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कश्मीर वैली के सामान्य लोग, अधिकांश लोग, मैं कहूं कि अधिकांश लोग अमन, चैन और शांति चाहते हैं, आपसी सद्भाव चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो टारगेटेड किलिंग करके ये भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। ये एक साजिश है, इस साजिश को हमको नाकाम करनी है, मिलजुल करके नाकाम करनी है। और मैं कश्मीर के प्रबुद्ध जनों से, बुद्धिजीवियों से भी मैं निवेदन करूंगा, और नौजवानों से, कि ये दायित्व आज आपके कंधों पर आया है कि आप आगे बढ़ करके ऐसी घटनाओं की निंदा करें, और एक अच्छा वातावरण जो पिछले समय में बना है, इस वातावरण को आगे भी बनाने में मदद करें। प्रशासन पूरी मुस्तैदी से इसका सामना करने के लिए तैयार है। मनोज सिन्हा जी, आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी, और आपने कहा था कि ये जो एक लॉबी है जो नैरेटिव बनाना चाहती है,
ये लॉबी बिल्कुल शांत बैठी हुई है। अब इन्हें सिर्फ क्रिटिसिज्म के कुछ नहीं मिल रहा, ये टेररिस्ट को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, आतंकवादियों को क्रिटिसाइज नहीं करते। महबूबा मुफ्ती की जो स्टेटमेंट्स आती हैं कि टेररिस्ट को हमें बचाना चाहिए, ये छोटे बच्चे हैं, इस बात को कभी क्रिटिसाइज नहीं करते। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये लॉबी जो है ये सिर्फ एक सियासी तौर पर बीजेपी सरकार के डिट्रैक्टर्स हैं या इनके मंसूबे इसके आगे तक हैं? कि मैं इसको इस तरह से कहता हूं, किसी सरकार की आलोचना करना, किसी राजनीतिक दल की आलोचना करना, मुझे लगता है लोकतंत्र में इसकी आजादी मिली हुई है लोगों को। लेकिन देश की इंटीग्रिटी का सवाल खड़ा हो, देश की सिक्योरिटी का सवाल खड़ा हो, उस पर कोई इस तरह की बात करे, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है और इसका ध्यान लोगों को रखना चाहिए। मैं यही कहूंगा, बाकी देश के नागरिक समझदार हैं, हम क्या कर रहे हैं वो भी समझते हैं और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उसको भी वो ठीक से समझते हैं और समय आने पर मुझे लगता है फैसला भी वो ठीक करते हैं। मनोज सिन्हा जी, आज बीजेपी के नेता और मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया है और आजकल पॉलिटिकल टूरिज्म की बात चल रही है, कॉन्टेक्स्ट है लखीमपुर खीरी का। तो मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या अब भैया और दीदी यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कश्मीर भी जाएंगे? कहीं ना कहीं हम कश्मीर के सीने पर जो ये दाग लगे हैं या इनको कहिए कि ये जो घाव लगे हैं, इनका मखौल उड़ाना ना हुआ? कि मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं एक बात जरूर कहूंगा, मैंने जो टूरिस्ट इन्फ्लक्स जिस तरह से बढ़ा है, मैंने उसकी संख्या आपको बताई। उसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा, 19 पार्लियामेंट्री कमेटी यहां आकर के गई है। 70 से ज्यादा भारत सरकार के मंत्री अभी जम्मू कश्मीर का दौरा करके गए हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि चाहे वो बिजनेस जाइंट्स हों, बड़ी कंपनियां हों, उनकी जनरल बॉडी की मीटिंग यहां हो रही है। तो यहां का जो वातावरण था, इस वातावरण को कैसे बिगाड़ा जाए, कैसे ये संदेश दिया जाए कि नहीं यहां सब कुछ ठीक नहीं है, मात्र इसके लिए घटनाएं हुई हैं और उसको हम उसी परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। आपने निवेश की बात कही, बड़ी कंपनियों की बात कही कि निवेश के लिए लोग आ रहे हैं, जनरल बॉडी मीटिंग्स कर रहे हैं कश्मीर में। लोगों को आप बता सकते हैं कि पिछले 2 सालों में और खास करके पिछले 1 साल से जब से आप वहाँ हैं, कितना निवेश कश्मीर के लिए प्रॉमिस हुआ है और कितनी जॉब्स क्रिएशन हुई हैं और किस तरह से माहौल सुधारा गया है आम आदमी के लिए? स्कूल, कॉलेज, मेडिकल फैसिलिटीज, इसके बारे में कश्मीर में ऑन द ग्राउंड कितनी डेवलपमेंट हुई? तो पहली बात मैं इंडस्ट्री से शुरू करता हूं। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इंडस्ट्रियल स्कीम यहां के लिए घोषित की और मैं कहना चाहता हूं कि उस स्कीम की घोषणा के बाद जो जम्मू कश्मीर प्रशासन को करना था, पिछले 5-6 महीनों में उस काम को हमने किया और आज की तारीख में हमारे पास 26,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव आ चुके हैं। और ये वो प्रस्ताव हैं जिन्होंने बाकायदे अपनी डीपीआर जमा की है, हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को पैसा जमा किया है। उसमें से मोटे तौर पर 3,500 करोड़ की स्वीकृति और उनको लैंड अलॉटमेंट का काम भी पूरा किया जा चुका है। बाकी लोगों के भी प्रस्ताव जल्द ही मुझे लगता है कि आने वाले 1.5-2 महीने में क्लियर कर दिए जाएंगे। तीसरी बात मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं, ये वो प्रस्ताव हैं जो ऑफिशियली हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के पास रिसीव्ड है। एक प्राइवेट लैंड पर इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने की अनुमति भी हमने दी है, नया कानून बनाया है। उसमें भी देश के बड़े औद्योगिक घराने जमीन मालिकों से बात कर रहे हैं। उसका कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। जब ये पॉलिसी बनी थी तो मुझे लगता था कि 25,000-30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, 5-6 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अब जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है ये आंकड़ा 50,000 करोड़ के ऊपर जाएगा
और जम्मू कश्मीर के 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। खूबसूरत बात यह है कि केवल श्रीनगर जम्मू नहीं बल्कि पिछड़े जिलों में भी और ब्लॉक लेवल पर भी इंडस्ट्री आ रही है, ऐसे प्रस्ताव हमें मिल रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसे आपने कहा कि हेल्थ सेक्टर में, तो आपको मालूम है कि 2015 के पहले यहां केवल 3 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज भारत के प्रधानमंत्री जी के कारण 7 नए मेडिकल कॉलेज यहां नए स्वीकृत हुए, जिसमें 5 फंक्शनल हैं, 2 और फंक्शनल होने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी के कारण 2 नए एम्स यहां मिले, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट मिले, बोन इंस्टीट्यूट मिला। तो इस तरह की ढेर सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर को दी हैं। शायद एक इतने छोटे यूटी में 2 एम्स, आप खुद समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी पहल भारत सरकार की या प्रधानमंत्री जी की है। अभी कोविड का मैनेजमेंट हो या उस दृष्टि से डीआरडीओ के 2 अस्पताल श्रीनगर और जम्मू में बनाना हो या वैक्सीनेशन, तो आज हम कह सकते हैं कि 18 साल के ऊपर के बच्चों, 18 साल के ऊपर के लोगों का 94% वैक्सीनेशन हमने समाप्त कर लिया है। मोटे तौर पर 4 जिले हमारे 100% हो गए। सेकेंड डोज भी हम 38% के आसपास पहुंच गए। तो हमारी कोशिश है कि वैक्सीनेशन का काम हम जल्दी से जल्दी खत्म कर लें और 10th और 12th के क्लासेस हम चला रहे हैं। वैक्सीनेशन हो जाने के बाद बाकी बच्चों के भी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम हम देखेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो शायद स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी। जो आंकड़े हेल्थ के कुछ सर्वे होते हैं, 2015-16 में नेशनल मॉर्टेलिटी रेट 23.1% था, जो 19-20 में 9.8 हो गया। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 15-16 में 32.4 था, जो घट करके 16.3 हो गया। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट ये 37.6 था 15-16 में, जो घट करके 18 हो गया। इस तरह के ऐसे 10-12 आंकड़े हम बता सकते हैं आपको, जिसमें सब्सटेंशियल गिरावट आई है। नीति आयोग ने जो अभी एसडीजी की लिस्ट जारी की है, उसमें भी जम्मू कश्मीर को परफॉर्मर स्टेट के नाते जाना है। तो हर क्षेत्र में मैं कह सकता हूं, अगर आप देखें जोजिला टनल अभी खुल गई, जडमोर टनल, बनिहाल टनल, अभी श्री नितिन गडकरी यहीं से होकर के गए हैं। नेशनल हाईवे का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, आने जाने की सुविधा हो रही है। जो रेलवे का ब्रिज है चिनाब नदी पर, जिसे हम एफएल टावर्स से जिसकी ऊंचाई ज्यादा है, उसका भी काम अंतिम चरण में है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कश्मीर कन्याकुमारी से रेल लिंक से भी जुड़ जाएगा और यहाँ से कार्गो भी शुरू हो गया। इंटरनेशनल फ्लाइट हम शारजाह के लिए शुरू करने जा रहे हैं। पहले की तुलना में फ्लाइट्स की संख्या श्रीनगर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जम्मू में कुछ कांस्टेंट था, वहाँ भी संख्या बढ़ने लगी है। नए टर्मिनल हम श्रीनगर और जम्मू दोनों जगह बना रहे हैं। तो मैं अगर बताऊं आपको तो मेरे पास मुझे लगता है कि 3-4 घंटे का समय चाहिए, जो काम पिछले 2 सालों में भारत सरकार के कारण और यहाँ के जम्मू कश्मीर प्रशासन के कारण हुआ है। नौजवान और महिला ये हमारी प्राथमिकता में रही है। मिशन यूथ के नाम से हमने अनेक कार्यक्रम किए और आपको तो मालूम है कि यहाँ किस तरह से एक बड़े समुदाय के साथ मैं समझता हूँ कि भेदभाव किया गया, चाहे वो वाल्मीकि समाज के लोग हों, पिछड़े लोग हों या ट्राइब के लोग हों, यहाँ की बच्चियां हों, यहाँ की बहनें हों, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों। एक बड़ा भारी समूह है जो मैं समझता हूं कि अन्याय झेलता रहा है। ऐसे लोगों के साथ सामाजिक न्याय भी हो रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत अब जो हमारे एसटी शेड्यूल ट्राइब भाई हैं, चाहे गुजर हों, बकरवाल हों, सिप्पी हों, गद्दी हों, इनको इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स दिए जा रहे हैं। उनके विद्यालयों को अच्छा बनाया जा रहा है। एकलव्य विद्यालय हम बना रहे हैं। स्कॉलरशिप 42,000 लोगों को नई दी गई है। इतनी खुशहाली है मनोज सिन्हा जी, तो लोगों का ये भी पूछना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस कब लगेगा, क्योंकि डीलिमिटेशन की जो एक्सरसाइज थी वो इस वक्त फिर से रुकी हुई है, क्योंकि कुछ रिकंसिलिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज वगैरह पे चर्चा और रिकंसिलिएशन चल रहा है।
तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस कब होगा, स्टेटहुड का प्रोसेस कब होगा, ये अगला सवाल होता है सवाल पूछने वालों का। इस पर आप क्या कहेंगे? दो बात मुझे कहनी है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पहले ही शुरू किया गया था। अभी 6-7 महीना पहले यहाँ डीडीसी के चुनाव पहली बार हुए और मैं समझता हूँ कि पंचायती राज व्यवस्था भी डेमोक्रेसी का एक अहम हिस्सा है और बापू से लेकर के संविधान निर्माताओं ने इस बात को स्वीकार किया था। अब रही बात लोकसभा के चुनाव यहाँ हुई थी, अब मूल बात आती है विधानसभा चुनाव की। मैं दो बात कहना चाहता हूँ। डिलिमिटेशन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, हर किसी को उस पर राय नहीं देनी चाहिए। लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया था, 4 दिन में मुझे लगता है कि ढेर सारे डेलीगेशंस और रिप्रेजेंटेशंस उनसे मिले हैं। प्रशासन से भी जो आंकड़े वो मांग रहे हैं उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को कहा लाल किले से कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो चुनाव कराए जाएंगे। अब डिलिमिटेशन की प्रक्रिया में भी कोई दखल दे, मैं समझता हूं कि ये उचित नहीं होगा। हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को अपने दायित्व का निर्वहन आता है, अच्छे तरीके से आता है और भारत के चुनाव आयोग की साख देश में नहीं पूरी दुनिया में। मैं समझता हूं कि इस बात से सभी लोग परिचित हैं। हाँ, अगर किसी को लगता है कि उसके हितों के अनुरूप नहीं हो रहा तो स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को कुछ न कुछ कहना ही होगा। दूसरी बात कि कई तर्क ये दिए जाते हैं कि साहब आसाम में चुनाव अगर बिना डिलिमिटेशन के हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता। मैं केवल एक बात, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस बात की चर्चा कम होती है। जिन लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा है जो देश की संसद ने पारित किया है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिलिमिटेशन के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। एक दूसरी बात, कुल नंबर ऑफ सीट्स जो जम्मू कश्मीर असेंबली में हैं पहले जितनी थी उससे 7 बढ़ गई हैं। उनकी बाउंड्रीज कौन तय करेगा? क्या बिना डिलिमिटेशन के वो 7 विधानसभाएं चिन्हित की जा सकती हैं? मुझे लगता है कि आपको मेरा उत्तर स्पष्ट रूप से मिल गया है चुनाव को लेकर के। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है और लाल किले की प्राचीर से कहा है कि डिलिमिटेशन के बाद विधानसभा के चुनाव होंगे, तो मुझे लगता है कि उतना इंतजार करना चाहिए लोगों को। दूसरी बात स्टेटहुड की, पार्लियामेंट के फ्लोर पर देश के गृहमंत्री जी ने भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर यह बात कही है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कही हुई बात की गंभीरता कितनी होती है, इसका मतलब कितना होता है, मुझे लगता है कि इस बात को सब लोग समझते हैं जो संसदीय प्रणाली में विश्वास रखते हैं, संसद की प्रक्रियाओं से वाकिफ हैं। और मुझे लगता है कि इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए और एप्रोप्रिएट टाइम का इंतजार करना चाहिए। मनोज सिन्हा जी, आपने हर सवाल का जवाब दिया। जाने से पहले बस एक सवाल और पूछूंगी। हाल ही की हुई घटनाओं के बाद जब लोग शोक में भी बिल्कुल भीगे हुए हैं, इस वक्त शोक संतप्त परिवारों के साथ उनकी फीलिंग्स हैं, इस वक्त आप लोगों को क्या आश्वासन दे सकते हैं कि ये जो कार्रवाई आपने कहा कि होगी और इसका जवाब दिया जाएगा, ये कितनी जल्दी हो पाएगा? मुझे खुद, मैं मर्माहत हूं, मुझे पीड़ा है और उन परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इन घटनाओं के कारण जो लोग भी जम्मू कश्मीर में या देश में दुखी हैं, उनके परिजनों से लेकर के उनके शुभचिंतकों तक या भारत के सामान्य नागरिक तक, मैं उनको एक बात जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि कुछ लोग एक साजिश के तहत इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उस साजिश में फंसने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। कोई भी चीज करनी होगी, जिस तरह से करनी होगी, हम सब पूरी क्षमता से करेंगे और कार्रवाई होगी नहीं, कार्रवाई हो भी रही है। अब ये सब चीजें अभी बताई नहीं जा सकती हैं। कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई आगे भी होगी। लेकिन जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को जड़ से समाप्त करना
यही हमारी प्राथमिकता है। और जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों के जान माल की हिफाजत करना, उन्हें सुरक्षित माहौल प्रदान करना, उनकी शांति, समृद्धि और सुख और उनके विकास के लिए अनवरत काम करना, यही भारत सरकार की मंशा है, यही जम्मू कश्मीर प्रशासन की मंशा है और यही भारत के प्रधानमंत्री का मैं समझता हूं कि उद्देश्य भी है। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए और फ्रैंकली स्पीकिंग पर मुझसे बात करने के लिए मनोज सिन्हा जी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।